जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एकदम खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, पढ़ाई में जुटे हुए हैं। आशा करता हूं कि आप सब जिस मेहनत के साथ पहले दिन से एक लक्ष्य, एक जुनून लेकर जुड़े थे, अभी भी आप उसी जुनून के साथ दोबारा तैयारी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों ने पूरी तैयारी कर ली है अवतार 2.0 बैच से जुड़कर, वो अपनी तैयारी को रिवीजन के माध्यम से और भी मजबूत बना रहे होंगे। कमेंट थोड़े से बड़े कर दो भाई, ताकि सभी के दिख जाएं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आएंगे सभी लोग एक बार। अंकित हैं हमारे साथ, और अभिनंदन है, अवधेश हैं, विनोद हैं। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन में लिख देता हूं ताकि हमें पता लग सके कि आप सभी के रिवीजन का क्या स्तर है। तो क्वेश्चन है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। कल हमने फिनिश किया था, चलो प्रकाश से ही पूछ लेते हैं। तो मुझे बताइए कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? प्रकाश का निर्वात में वेग, निर्वात का मतलब वैक्यूम में। बताएंगे आप सभी कि प्रकाश का वैक्यूम में कितनी वेलोसिटी रहती है। अभी अवनीश हैं, सुजीत हैं, मीनू हैं, अमित यादव हैं, अफाज हैं, रघुवीर हैं, माया, शिवम, करण हैं, मोहित हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राम राम, जय हिंद। बहुत ज़बरदस्त, सभी के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। और निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट बता रहे हैं, 99% बच्चों की कमेंट सेक्शन में सही है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है भाई देख के, वेरी गुड, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लग रहा है देख के कि हाँ, आप सभी लोगों का आंसर एकदम बढ़िया है। तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं 3 × 10⁻8, बहुत बढ़िया। कुछ 3 लाख में भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है वो भी। बाकी अगर हम प्रॉपर देखें, आप चाहे मर्जी इसको जैसे लिख लीजिएगा, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, चलेगा, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार, बेहतरीन, बढ़िया है। तो एक बार कल का दोहराई लेते हैं। कल हमने चैप्टर शुरू किया था प्रकाश, और हमने समझा था कि प्रकाश जो है, एक भैया कह रहे हैं निर्वात में शून्य है। अबे भाई साहब, क्या तुम भी, प्रकाश में, निर्वात में ध्वनि की गति शून्य हो सकती है, लेकिन प्रकाश की नहीं। प्रकाश चल सकता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। दृश्य प्रकाश किस में आ रहा था? अनुप्रस्थ तरंगों में, अगर आपको याद हो तो। चलिए, तो हमने देखा कि लाइट एक इस तरह की एनर्जी है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे देखें तो ये वैद्युत चुंबकीय है, अनुप्रस्थ और ट्रांसवर्स है यानी अनुप्रस्थ है, और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात आती है कि प्रकाश कितने तरह की घटनाओं को प्रदर्शित करता है, लाइट कितने तरह के फिनोमेनाज को शो करता है। तो लाइट आपके सामने 9 तरह के फिनोमेनाज को शो करता है, जिनमें से परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यानी कि जिनके नाम सामने लिखे हुए हैं ये है। ये कुल सारे के सारे प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित कर जाने वाली घटनाएं हैं, चाहे 10th 11th 12th सारा सब कुछ मिला के। देखिए एक बार, क्लास रुकने का इशू कुछ बता रहे हैं, देख लेते हैं एक बार, बताएंगे मुझे जब प्रॉपर चल जाए क्लास। एक बार बताएं क्या क्लास रुक रही है, जल्दी से मुझे बताएंगे। अभी बताएंगे सभी लोग, अभी सब कुछ ओके है? अभी सही चल रही है? एक बार प्लीज बताएंगे कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इसको हम आज और कल में खत्म कर लेंगे, ठीक है भाई? आज और कल में खत्म हो जाएगी, कुछ 10-20 मिनट का रह जाएगा, तो मंडे में डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे आज और कल में ही, बाकी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर बचेगा तो एक दिन फालतू हो जाएगी, मंडे में सब खत्म हो जाएगी। चलिए, सब कुछ ठीक है, ओके। तो देखिए, हमें जो पढ़नी है, हमारे सिलेबस में जो घटनाएं हैं, एक तो ये है, और एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है। ये सारी की सारी 11th और 12th के स्तर पे आती हैं, क्योंकि आपको 10वीं स्तर की फिजिक्स पूछी जाती है, तो यही घटनाएं हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन 6 घटनाओं की, तो पूरा एक दिन हमें इनको पढ़ने में चाहिए, और बस एक दिन हमें इन 4 घटनाओं को पढ़ने में चाहिए।
अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है तो मैं कहूँगा 50% चांस है कि वो यहाँ से आए और 50% चांस है कि वो इन चारों को मिलाकर आए। देखो, मुझे जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे भी यही आदत है कि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि इस चैप्टर में मुझे कितना पढ़ना है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। मैं एक बार माइंड में ना फ्रेम जरूर कराना चाहता हूँ, आपको भी इस चीज को रखा करो, माइंड में फ्रेम रहना चाहिए हर चीज कि हमें कितना पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, नोट भी करते रहिएगा, कि परावर्तन जिसने समझ लिया, रिफ्रैक्शन अपवर्तन वो अपने आप समझ जाएगा। ये दर्पण होते हैं, मिरर, ये घटना लेंसों में होती है, लेंसेज में होती है, और ये इसकी उल्टी होती है। अब उल्टा करना कब आसान है? जब आपको सीधा आता हो। अगर आपको सीधा ही नहीं आता होगा तो भैया उल्टा कैसे करोगे? फिर तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं, आप लेंस को समझना चाहते हैं, तो आपको दर्पण यानी मिरर को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और मेरा वादा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इनको जानोगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो नोट हो जाए एक बार मुझे बताएंगे। एक बार नोट हो जाए तो सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे। चलिएगा, नोट हो चुका है। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहली घटना आपकी परावर्तन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। नोट बाद में करना, मैं बाद में दिखाऊंगा ताकि नोट ना करने लग जाएं आप। नोट बाद में करना आप, बस हेडिंग डाल लीजिए परावर्तन, और पहले समझो, फिर नोट करने के लिए मैं सफिशिएंट टाइम आपको दे दूंगा। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, पहले तो परावर्तन शब्द केवल प्रकाश के लिए ही आरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि परावर्तन का संबंध केवल प्रकाश से है। ये तो एक सामान्य शब्द है। परावर्तन का अर्थ होता है किसी चीज का टकराकर लौट आना। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मैं जिस कमरे से क्लास दे रहा हूं, भाई इसमें हवा है और इसके बाहर क्या है, मान लो पानी पानी भरा हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल, पानी पानी भरा हुआ है। मैं एक बॉल लेता हूं और इस बॉल को दीवार में मारता हूं, तो क्या ये बॉल दीवार को पार करके चली जाएगी? आप कहोगे नहीं, ये तो टकरा के वापस आ जाएगी। यानी कि यहां का जो मीडियम है, माध्यम है, वो हवा है, और बाहर जो मीडियम है, माध्यम है, वहां पानी है। क्या हवा नहीं है? नहीं। जैसे आप एक खाली बाल्टी में पानी भरोगे ना, तो हवा बाहर चली जाएगी, केवल पानी रह जाएगा। अगर बाहर पानी है तो हवा नहीं है, यानी कि माध्यम बाहर का पानी है, मीडियम वाटर है। तो जो बॉल है, जो टकराने के बाद क्या जिस मीडियम से फेंकी गई है उसी मीडियम में आई है या दूसरे मीडियम में चली गई है? तो आप कहोगे भैया जिस मीडियम में बॉल पहले थी, तो टकराने के बाद भी उसी मीडियम में आ गई। बस इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो यहां पे बॉल का परावर्तन हुआ। अगर देखो बॉल टकरा के पार निकल जाती तो फिर परावर्तन नहीं होता, फिर कुछ और होता, उसको आगे पढ़ेंगे। अगर प्रकाश हम यहां से एक टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च क्या करेगा, और ये लाइट जल भी रही है, ये लाइट क्या कर रही है भाई, दीवारों से टकरा रही है और मेरी आंखों तक आ रही है, तभी तो मुझे ये आंखें से दीवार दिख पा रही है। इसी को कहते हैं हम परावर्तन। यानी कि परावर्तन का अर्थ होता है कि प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना। ठीक है, चलेगा। डेफिनेशन बाद में नोट करना, पहले पूरा समझ लो उसको। अब बात आती है कि परावर्तन कितने तरीके से होता है। तो परावर्तन भी दो तरीके से होता है। नोट करिए, इन दोनों तरीकों को एज इट इज लिख लीजिए। एक्सप्लेन मैं एक एक करके करूंगा, अभी नोट कर लेंगे आराम से।
बहुत बढ़िया। अब देखिए बात करते हैं कि ये प्लेन मिरर और गोलीय मतलब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्लेन मिरर से कैसे होता है, ये समतल दर्पण से कैसे होता है। चलिए देखिए समतल दर्पण क्या होता है। आपने अवश्य ही अपने घरों में मिरर देखा होगा जिसमें आप, अब तो सर्दियां आ गई, आप नहाते नहूते तो हो नहीं, तो सुबह सुबह जैसे 9 बजे कहीं जाना है, 8:50 पे उठेंगे लड़के तो जल्दी जल्दी मुंह धोएंगे, बाल ऐसे करेंगे और देखेंगे मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं। तो घरों वाला जो मिरर होता है ये प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण यानी कि जो बिल्कुल प्लेन हो, जो ना तो ऐसे गोल घुमा हुआ हो ना इस तरीके से गोल घुमा हुआ हो, जो बिल्कुल प्लेन हो। घरों में अक्सर प्लेन मिरर ही रहते हैं, समतल दर्पण ही रहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, इसके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब के गुण हैं किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। देखिए आप मुझे बताते रहना बस, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। तो पहली बात है कि ये आप हैं और ये आपकी इमेज है, ये आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है। मुझे बताइए क्या अंदर वास्तव में कोई है, नहीं, हमें तो किसी के होने का आभास हो रहा है, कोई हमें वर्चुअली महसूस हो रहा है। तो पूछेगा कि जो प्रतिबिंब बनता है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, क्या प्रतिबिंब आभासी होता है या वास्तविक, वर्चुअल होता है या रियल। तो आप कहोगे हमें तो बस उसका आभास हो रहा है, वो वर्चुअल इमेज है। तो भैया जी कैसी इमेज हो गई ये, पहली प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलो दूसरा है कि ये उल्टा बनता है या सीधा बनता है। तो पहले समझिए, देखिए उल्टे का मतलब क्या होता है, उल्टे का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एसी का रिमोट है, ये सीधा है, अगर मैं ऐसे कहूंगा तो ये उल्टा हो गया। क्या तुम जब शीशे में चेहरा देखते हो तो उल्टा अगर तुम कहोगे कि उल्टा बनाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सर नीचे चला जाए, पैर ऊपर उठ जाए, ऐसी तो इमेज नहीं दिखती है। नहीं, इमेज कैसी दिखती है, अगर आप ऐसे खड़े हो, यानी कि ऐसे खड़े हो कि आपका लेफ्ट शोल्डर इधर है, तो मिरर में कैसे दिखेगा, वो राइट होके दिखेगा। यानी कि अगर कोई चीज ऐसे है तो वो ऐसे दिखेगी। तो अगर कोई चीज ऐसे है और ऐसे दिख रही है तो इसको उल्टा नहीं कहेंगे, इसको पार्श्विक उल्टा कहेंगे, यानी कि इसको हम लेटरली इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक है, तो ये पार्श्विक उल्टा होता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, पहला ऑप्शन होता है उल्टा, दूसरा होता है पार्श्विक उल्टा। तो बच्चा उल्टा लगा के चला आता है, जो कि गलत है। कैसा बनता है, पार्श्विक उल्टा। अगर आकार की बात करें तो जितने बड़े तुम हो, तुम्हारी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनती है, समान आकार की ही बनती है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद कितनी दूरी पर बनती है, तो तुम कहोगे भैया जी मिरर से जितनी दूरी पर मैं रहता हूं, अगर मान लो मिरर से जितनी दूरी पर मैं खड़ा हूं, मेरी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है। तो समान दूरी पर ये बनती है, ना आगे बनती है कहीं, ना ये पीछे बनती है। ये हो गई समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब के 4 गुण। ठीक है, बहुत बढ़िया सोनू, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, उम्मीद है क्लियर होगा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ इतना हमें समझ में आ गया है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है भैया, कि कोई चीज ऐसे है तो बस आपको ऐसे दिखाई दे, यही पार्श्विक होता है। सामने से, पार्श्विक का मतलब सामने से उल्टी दिखेगी। तो एक बार नोट हो जाए, कृपया थम्स अप कर दें। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस अभी नोट करिए आप इतना। भैया हिमांशु 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। चलो समझ में आ गया और सभी सहमत हैं, सबका नोट भी हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गए समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा गोलीय दर्पणों की तरफ। मैंने दूसरी हेडिंग डलवाई थी गोलीय दर्पण,
और ये तो बहुत छोटा है, सारा का सारा डिस्कशन हमारा इसी पे चलेगा, सारी चर्चा गोलीय दर्पण पर चलेगी। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, सभी दोस्त गोलीय दर्पण नंबर 2 करके डालने चाहे आप, क्योंकि वहां पे आपने इसको नंबर 2 दिया हुआ है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब यहां मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपनी भावनाओं को काबू में रखेंगे आप, और ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो लेंस है। प्लीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये लेंस है, जबकि ये लेंस नहीं, दर्पण ही होता है। देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। मान के चलिएगा मेरे पास एक बॉल है जो कि कांच की है, ठीक है। ये मेरे पास एक कांच की बॉल है, और मैंने क्या किया कि मैंने इसका इतना हिस्सा काट लिया। ये कांच की बॉल है, ये पूरी जैसे हमारी खेलने वाली बॉल होती है वैसी है। ये हिस्सा मैंने इसका काट लिया, इतना हिस्सा। ठीक है जी, ये हिस्सा इसका काट लिया, और इस हिस्से को मैंने अलग निकाल लिया, ये ऐसे करके अलग निकाल लिया। अब आप इसको थोड़ा सा ना आपको एज्यूम तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मेरे पास, हालांकि दर्पण तो है, लाना भूल गया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये कैसा हिस्सा है, ये ऐसे समझिए कि जैसे कभी आपने बाइक के साइड में जो दर्पण लगे होते हैं उस तरह के देखे हों, या कभी आपने मॉल वगैरह में जो मिरर लगे होते हैं उस तरह के देखे हों। मॉल वगैरह में जो दर्पण लगे होते हैं जो गोल गोल और चौड़े चौड़े से होते हैं, ठीक है। ये मान लो, ऐसे मानो कि ये पीछे तक है, पूरा पीछे तक ये पार है। अब ये तुम्हारे पास है। अब देखो, जैसे मानो यहाँ कोई वस्तु हो, तो मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मान लो हेलमेट ही है, मैं आपको हेलमेट ही दिखाई देता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। किन्हीं का हेलमेट रखा हुआ है, समझाने की तो बात है। ये देखिए, जैसे ये है ना, ये तो ये बिल्कुल ऐसे कटा हुआ है, ऐसे बिल्कुल यही चीज है, केवल आपको सामने से इतनी सी दिखाई दे रही है, जबकि ये पूरी आपने ऐसे काटी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये यहां से तो उभरी हुई है, और अगर अंदर से देखें तो अंदर से ये दबी हुई है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि आप या तो इसके अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर दो। अंदर वाले हिस्से पे मैंने कर दी पॉलिश, जैसे कभी आपने अपने घर के दर्पण में पीछे लगी देखी हो, कुछ सिल्वर सिल्वर कलर की पॉलिश होती है। या फिर आप इसमें से दर्पण निकालो, यहां से दर्पण निकालो, और इसके सामने वाले हिस्से को पॉलिश कर दो। इसके सामने वाले हिस्से को पॉलिश कर दो, ऐसे करके, ठीक है। या तो पीछे वाले हिस्से को पॉलिश कर दो, या सामने वाले हिस्से को पॉलिश कर दो। क्लियर है। अब देखिए कि अगर तुम पीछे वाले हिस्से को पॉलिश कर देते हो तो ये दर्पण आपका ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा करके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे अगर तुमने पॉलिश कर दी तो अब इधर से तो कुछ दिखेगा नहीं। जैसे तुम्हारे घर का दर्पण जो होता है उसमें क्या रहता है, उसमें तुम्हें पीछे का तो कुछ भी दिखता नहीं है। कहां से दिखता है, सामने से। तो अब तुम किसी भी वस्तु को सामने ही तो रखोगे, यानी कि किसी भी वस्तु को कहां रखोगे, अब तुम सामने रखोगे, यहां से रखोगे। लेकिन अगर हम इस दर्पण की बात करें तो इसमें इधर से तो कुछ दिखेगा नहीं, तुम वस्तु को कहां रखोगे, सामने रखोगे। तो देखिए, वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, जैसे ये वस्तु है और इस वस्तु के पीछे तुमने एक टॉर्च जलाई ऐसे करके, तभी तो इसका, या मान लो रोशनी कहीं से आ रही है, लाइट कहीं से आ रही है, ट्यूबलाइट लगी हुई है तुम्हारे कमरे में, तो ये रोशनी निकलेगी और इस पर जाके टकराएगी। यहां से रोशनी निकलेगी, और मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे बना लेता हूं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये यहां से टकराएगी। तो आप ये देखिए कि इस दर्पण में रोशनी कहां टकरा रही है, उभरे हुए भाग पर, और इसमें दबे हुए भाग पर टकरा रही है। तो आप ये कहते हो कि वे दर्पण जो बीच में से उभरे हुए होते हैं उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन से दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इस बात को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्वेक्स मिरर की इमेज दिमाग में बनाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये दर्पण जो बीच में से दबे हुए होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण
कॉनकेव मिरर। दरअसल क्या होता है ना कि अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, एक उभरा हुआ एक दबा हुआ है, तो एक बच्चा कहेगा कि भैया अगर ये इधर से उभरा है तो इधर से दबा हुआ भी तो है, तो फिर तुम इसको यही क्यों कह रहे हो कि ये उभरा हुआ है। हम उस हिस्से की बात करते हैं जहां पर तुम लाइट डाल रहे हो, जहां पर तुम प्रकाश डाल रहे हो, ना कि उस हिस्से को डिफाइन करते, उस हिस्से से परिभाषित नहीं करते जिस हिस्से पर पॉलिश लगी हुई होती है। जरा बताएंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ये भी दबा हुआ है, लेकिन हम इसको दबा हुआ ना कह के उभरा हुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं, जरा एक बार मुझे बता दीजिए। मैं आपके लिए अपने रूम से दर्पण भी मंगाई ले रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। मैं भी लाना भूल गया। ठीक है जी। तो अब हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, और ना ही ये कहने की कि यार ये तो उभरा हुआ है फिर भी हम इसको दबा हुआ क्यों कह रहे हैं। जरा एक बार बताइए। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होते हैं। अब देखिए एक बात और यहां लगे हाथों समझिए कि इसका प्रकृति ऐसी होती है इस दर्पण की, जैसे ये दर्पण है और इस दर्पण पर अगर मैं लाइट डालूंगा तो इसकी प्रकृति है कि आने वाले प्रकाश को बिखेर देगा। तुम खुद सोचिए कि जैसे कोई ऐसी आकृति की वस्तु है और उस पर तुम पानी की पाइप मारोगे तो पानी बिखर ही जाएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु पर आप ऐसे लाइट डालेंगे अवतल उत्तल दर्पण पर, कॉन्वेक्स मिरर पर, तो ये क्या करता है, ये प्रकाश को बिखेर देगा। तो चूंकि ये प्रकाश को बिखेरता है, इसलिए इसको हम अपसारी भी कहते हैं। अपसारी का मतलब जो बिखेर दे, अपसारी का मतलब डायवर्जिंग इंग्लिश में, जो आने वाली लाइट रेज को डायवर्ज कर दे। और ये आने वाली किरणों को इकट्ठा कर देता है। जैसे मान के चलिएगा एक किरण यहां से आ रही है और एक लाइट की रे यहां से आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये इन आने वाली रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। यहां से ये इस तरीके से एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा और इनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है तो ये कन्वर्जिंग होता है, यानी कि अभिसारी होता है। तो एक बार मुझे बताइए, क्या आपकी समझ में आया। प्रश्न ऐसे ही आता है कि इनमें से कौन अभिसारी होता है और कौन अपसारी। कौन अभिसारी होता है, कौन अपसारी, तो आपको याद रख लेना है भैया ये अभिसारी है, ये अपसारी। और प्लीज इस बात को भैया जी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहां से और भी बहुत सारी बातें मैं रिलेट करूंगा आगे अभिसारी और अपसारी से। तो आपको याद रखना है कि कौन अभिसारी है और कौन अपसारी है। बहुत बढ़िया सर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज, मधु जी, हर चीज का एक पैटर्न होता है, तो अभी हम पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर हम इनके उपयोग पढ़ेंगे। शायद अभी तक कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं रहा होगा जिसमें मैंने आपको आधा कुछ पढ़ाया हो। तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखें कि मोटरसाइकिल में कौन सा होता है, उसमें कौन सा होता है। अभी आप इनकी ज्योमेट्री समझें बस। ठीक है, चलिएगा। तो एक अभिसारी है और एक आपका अपसारी है, इस बात में शायद किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे एक चीज पढ़ेंगे हम, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और ये जरूरी है जाननी, और इनसे क्वेश्चन भी आता है। दर्पण से
संबंधित कुछ परिभाषाएं, सभी हेडिंग डालेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बस यहां समझेंगे, आराम से परिभाषाएं नोट करने के लिए आपको समय दूंगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर। तो देखेंगे आप एक बार कि इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। तो मैं एक मिरर ले लेता हूं, मान लो मैं अवतल दर्पण ले लेता हूं। चलिए, ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण। भाई साहब, दर्द तो नहीं हुआ? बहुत भयंकर किसी को दर्द तो नहीं हुआ अगर मैं इसको अवतल दर्पण कह रहा हूं? तुम कहोगे भैया यहां तो ऐसो बनायो और यहां ऐसो बना दियो। अरे भाई, अगर मान लो ये यहाँ रिमोट है, मैं ऐसे दिखाऊं तुम्हें और फिर कहूं ये क्या है, तो यह कि कुछ बदल जाएगा? नहीं ना। आपको ये नहीं देखना कि ये इधर ऐसा दिख रहा है, इधर ऐसा दिख रहा है, नहीं। आपको देखना है कि इसके दबे हुए सिरे पे रोशनी पड़ रही है और उभरा हुआ सिरा पॉलिश है। तो देखो, उभरा हुआ सिरा पॉलिश किया हुआ है और दबे हुए सिरे पर रोशनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के सामने तो हम वस्तु को रखेंगे। तो ये आपका एक अवतल दर्पण है। हालांकि इस बात से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कुछ परिभाषाएं जाननी है। तो याद रखेंगे कि दर्पण के बीचों बीच में से एक रेखा जो जाएगी, ये रेखा दर्पण के बीचों बीच में से जाएगी, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। जो एक लाइन इसके बीचों बीच में से जाएगी, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दर्पण के बीचों बीच का जो हिस्सा होगा, जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम P से दिखाएंगे और P का मतलब होगा पोल। मैं इसको कहता हूं P। P फॉर है पोल, यानी कि ध्रुव। बस इसको ध्रुव बोलेंगे, जो दर्पण के बीचों बीच का हिस्सा है। इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, ये हो गया ध्रुव। अब देखिए ये दर्पण कहां से बना? तो आप कहोगे भैया ये बनने से पहले गोले का हिस्सा था, है ना। तो अगर मैं इसको अभी कंप्लीट करूंगा, देखो एक एक इंफॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है, तभी आप कंप्लीट इसको समझ पाएंगे। यानी कि हो सकता है ये ऐसे दर्पण में से कटा था। तो अगर ये गोला था पहले, बनने से पहले, तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी, बिल्कुल होगी, इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी। तो जो इसकी रेडियस है, मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, इसकी रेडियस, इसको हम R से दिखाएंगे। और जो पॉइंट इसके बीचों बीच का होगा उसे हम क्या कहते हैं भाई? सेंटर कहते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये पूरे गोले का नहीं है, ये पूरे गोले का नहीं है, ये गोले के एक हिस्से का है, तो C को हम केंद्र ना कह के क्या कहते हैं? C को कहते हैं हम वक्रता केंद्र। ये एक हिस्से का केंद्र है, ये वक्र है, वक्र का केंद्र है, तो इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी कि किसकी कर्वेचर है ये कर्वेचर है किसकी? ये सेंटर है किसका? एक कर्वेचर का। यही तो बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये एक गोले की त्रिज्या है? नहीं, ये तो एक वक्र की त्रिज्या है। तो R जो है, इसको त्रिज्या ना कह के हम क्या कहते हैं? इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इसको हम रेडियस ना कह के, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो, बिल्कुल भैया, उसी का टॉपिक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। ये कौन सा दर्पण है? अरे भाई साहब, ये तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इसके उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश कर रहे हो तो निश्चित ही तुम इधर से ही तो देख पाओगे, दबे हुए हिस्से पर। तो दबे हुए हिस्से की तरफ देख पा रहे हो, तो ये आपका अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वक्रता केंद्र। अब देखिए मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया और केंद्र से दूरी जो होगी उसको हम त्रिज्या कह देंगे। अच्छा, अगर मान लो कि ये आने वाली किरणों को किसी पॉइंट पर इकट्ठा करता है, जैसे मान लो ये आने वाली किरणों को इस पॉइंट पर इकट्ठा करेगा, ये आने वाली किरणों को मान लो इस पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, तो मैं अब हटाए देता हूं, बस पॉइंट दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या है, वो पॉइंट है जिस पर ये आने वाली किरणों को इकट्ठा करता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। और पोल से, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इस दूरी को क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी, और इसे छोटे एफ से दिखाएंगे। छोटा एफ एक दूरी है और एफ एक पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं। तो नंबर फोर्थ चीज है छोटा एफ। छोटा एफ क्या है, फोकल लेंथ। इंग्लिश में कहेंगे फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य निकलेगा। क्या तथ्य निकलेगा, आप ये देखिए, यहां से यहां तक की दूरी आर है और ये एफ है। तो बस मुझे इतना बताइए कि इनमें कौन ज्यादा है, आर या एफ। तो तुम कहोगे भैया हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है आर ज्यादा है एफ कम है। अब बस इतना याद रखना कि आर जो है ना वो दो गुनी होती है, ये तो याद रहेगा आराम से। आर जो है ये कैसी होती है, दो गुनी होती है फोकस दूरी की। आर दो गुनी होती है फोकस दूरी की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, साथ ही हम ये भी कह सकते हैं, अगर आर दो गुनी है तो मैं कहूं एफ कितना है, तो तुम कहोगे एफ जो है वो आर का आधा है। एक ही बात है, क्लियर है। ये टॉपिक 10th में बहुत हार्ड लगता था और अभी तो बहुत इजी लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, चीजें आपको बढ़िया समझ में आ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, और आर एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो एक बार मुझे बताइए कि हाँ भैया हमें ये दोनों ही रिलेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर कोई ये कह रहा हो कि अगर त्रिज्या दुगनी है तो दो इसके साथ क्यों लगाया, भाई साहब वैल्यू रख के देख लो, सीधी सी बात है। अगर मान लो किसी दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या बताओ, तुम कहोगे भैया आर बराबर 2f, आर बराबर 2 गुणा एफ, तो 2 पंजे 10 आ गई। आप खुद देख लो, इस फॉर्मूले से ही अगर ये 5 है तो ये 10 आ गई, डबल आ गई। भैया ये डायग्राम हमको पहली बार समझ में आया है बचपन से, बिल्कुल आप सब लोग थोड़ा है ना कि रट लेते हैं। एक बार नोट हो जाए तो सभी बताएंगे। मैंने आपके लिए दर्पण मंगाए हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये कैसे होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। RW बुक और नोट्स दोनों पढ़ सकते हैं। भाई नेमीचंद जी, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो बुक की कोई जरूरत ही नहीं होगी आपको। एक बार थम्स अप करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है, नहीं है तो फिर कुछ पूछिए। मेरे हिसाब से तो इनकी परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं है, कभी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बस आपसे ये बात पूछी जाएगी। परंतु ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आनी चाहिए क्योंकि आगे इनका यूज है कि एफ क्या है, आर क्या है। गुरुजी यही फिजिक्स 12वीं में बोरिंग थी और मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे होते हैं। देखो, जैसे मेरे हाथ में अभी एक उत्तल दर्पण है और अगर आप महसूस करें, आपको शायद दिखाई ना दे यहाँ से, तो ये उभरा हुआ है, सामने से उभरा हुआ है और इसके पीछे के हिस्से पे पॉलिश है। ठीक है, ये पॉलिश हो रखी है, यहाँ पे हमने इसको पोत दिया है ताकि प्रकाश पार ना निकले। और ये सामने से कैसा है, उभरा हुआ है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब अगर मैं इस दर्पण की बात करूं, आप हाथ लगाएंगे तो महसूस होगा, ये बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा अंदर से दबा हुआ है।
ये यहां से दबा हुआ है, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, मुझे हो रहा है, ये अंदर से दबा हुआ है। और इसके इस हिस्से पे देखें तो क्या हो रखी है, पॉलिश हो रखी है। ये पॉलिश है, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए इसमें कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये होते हैं दर्पण आपके। थोड़ी दूर से दिखाऊं तो शायद आपको दिखे, ये है, इधर देखो दिख रहा होगा कुछ कुछ आपको, बोर्ड वोर्ड का कुछ भी, और यहाँ से ये पॉलिश हो रखी है। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ से कुछ कुछ दिख रहा होगा, ये बोर्ड वोर्ड कुछ छोटू वोटू सा दिख रहा होगा, लेकिन इधर कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ये पॉलिश हो रखी है। ठीक है, चलिए, तो बस हमें यही समझना है कि ये कैसे कैसे इनकी आकृति होती है और आर और एफ क्या रहता है। अब देखो, जिनको बहुत इसमें मान लो गहराई में नहीं जाना, वो बस इतना याद रख लो कि आर बराबर 2f, आर होती है त्रिज्या, एफ होती है फोकस दूरी, बात खत्म। चलो, सिल्वर की पॉलिश होती है भाई भूपेंद्र जी, ये सिल्वर की पॉलिश होती है। पोल बता दीजिए, ये दर्पण है, ये रहा दर्पण, इसके बीचों बीच का हिस्सा पोल है, खत्म कहानी। हम इसको ऐसे बना रहे हैं, इस तरीके से ऐसे बना रहे हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा डायग्राम, भाई ऐसे सामने से देखूंगा इसे, तुम खुद सामने से देखो, बस इसको सामने से देखो, तो आपको पूरा दर्पण थोड़ा ना दिखेगा, आपको इतना हिस्सा ही तो दिखेगा। बस उसी हिस्से को मैं बना रहा हूं कि ये दर्पण है और इस पे यहाँ पॉलिश है, खत्म। ठीक है, आशा करूंगा अब तो बिल्कुल क्लैरिटी आपको आ गई होगी। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो सभी को यहां तक की बात आशा करूंगा कि समझ में आ गई होगी कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कैसे होती हैं। चलिए, अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, अब चाहें तो बाद में लिख लेना, वैसे इन्हें लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और आपसे पूछा जाएगा अब कि उत्तल और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने हैं, उत्तल और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। जैसे आपने देखा था कि एक दर्पण प्लेन मिरर जो था, उससे बनने वाले 4 गुण, मतलब प्रतिबिंब के 4 प्रॉपर्टीज थी, 4 गुण थी। सर, चश्मे में कौन सा मिरर है भैया प्रवीण जी, ये लेंस है। एक ऐसा, मतलब इसमें से क्या है ना, लाइट आर पार चली जाएगी अगर टॉर्च जलाओगे, लेकिन जो मैंने दिखाया उसमें टॉर्च जलाओगे तो वो पार नहीं जाएगी। ये लेंस है, वो मिरर है, ये लेंस है, वो दर्पण है। ठीक है, ये मिरर थोड़ी है। अब देखिए, पहले देखेंगे कि उत्तल दर्पण से किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। देखो, जितना कराया जा रहा है ना आपसे, केवल इतना ही पूछेगा इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब तुमने 10th क्लास में ना, अगर तुमने ध्यान से पढ़ी होगी 10th क्लास, तो तुमने स्केल स्कूल लेके डायग्राम फायग्राम बनाए होंगे, रे डायग्राम बनाए होंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैं बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा सिखाने की। आप बस एक चीज याद रखिए कि मुझे बताओ उत्तल दर्पण कैसा था, अभिसारी था या अपसारी था। देखो, चीजों को ना इसमें रिलेट कर करके पढ़ो। उत्तल दर्पण कैसा था, अभिसारी था या अपसारी था, बताइए। यानी कि वो किरणों को बिखेर रहा था या इकट्ठी कर रहा था, कन्वर्जिंग था या डाइवर्जिंग था, बस इतना बताओ। अगर ये आपको याद है तो फिर ही मैं आगे अगले की बात बढ़ाऊंगा। भाई रियांश, कोई तो समाधान करवा लो। चश्मे में कौन सा लेंस है अर्जुन जी। देखो, ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते ही जैसे वो उसकी बुआ आएंगे, अरे मेरा बच्चा, बुआ कहेगा ए, बच्चा कहेगा ए बुआ हटो, चलो मुझे स्कूल जाना है। स्कूल में जाएगा, सर मेरा 10th क्लास में एडमिशन लो। प्रिंसिपल कहेंगे अरे तुम तो बहुत छोटे हो यार, अरे हटो यार चलो, मैं बीएससी में जा रहा हूँ, मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। भैया, हर चीज का एक तरीका होता है, पहले दर्पण पढ़ो फिर लेंस पढ़ेंगे। कैसा होता है, अपसारी, यानी कि वो किरणों को बिखेरता है, डायवर्जिंग होता है। अच्छा, जो चीज डायवर्जिंग हो, जो लोगों को बिखेरे, एक तो आदमी है लोगों को मिला रहा है, वो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। एक है वो लोगों में फूट डाल रहा है, जो लोगों को बिखेर रहा है, तो हम कहेंगे वो दुर्गुणी आदमी है, यानी कि वो बेकार गुणों वाला है। उसके पास बहुत ज्यादा गुण तो नहीं है, गुणवान तो नहीं कहेंगे।
तो वैसे ही उत्तल दर्पण है, इसके पास बहुत ज्यादा गुण नहीं होते। देखो बहुत ज्यादा गुण वाला क्या करेगा कि वो प्रतिबिंब को छोटा भी बना सकता है। जैसे मान लो मैं खड़ा हो जाऊं उसके सामने, अगर मैं मान लो यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब समान आकार का दिख रहा है, हो सकता है कि मैं पीछे चला जाऊं तो वो मेरा प्रतिबिंब छोटा बना दे। अवतल दर्पण, अगर मैं आगे चला जाऊं तो मेरा प्रतिबिंब बड़ा बना दे। लेकिन उत्तल दर्पण बहुत ज्यादा गुण वाला व्यक्ति नहीं है। आप उसको सामने रख के खूब आगे पीछे होते रहिए, आपका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा और हमेशा छोटा बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आप चम्मच ले लीजिए, अगर आप घर में हैं तो चम्मच उठाइए, और अगर आप उत्तल दर्पण कह रहे हैं तो चम्मच के कौन से सिरे में देखना है, उभरे हुए सिरे में देखना है। भाई ऐसे चम्मच में आप देखिए, चम्मच को लीजिए और उसमें ऐसे करके देखिए, आप पाएंगे उसको चाहे आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, आपका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो सॉरी, हमेशा छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में पहली बात तो है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। इसके पास बहुत ज्यादा गुण नहीं है, ट्रिक ऐसे है याद रखने की, हमेशा छोटा, ऑलवेज ऑलवेज डिमिनिस्ड। करके देखिए सभी लोग, आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे, इनको ट्रिक से ही पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक से दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी सभी करके देखिए, और हो जाए तो मुझे बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या ऐसा हुआ है? चम्मच को लीजिए और उसमें मुझे ये बताइए, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, शायद दिखेगा नहीं। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूंगा ना, तो मैं आगे पीछे कहीं भी कर लूं, ये मेरी इमेज को हमेशा छोटी दिखाएगा, हमेशा। ठीक है, हो रहा होगा। चलो अब एक काम और करके देखो, उसको आगे पीछे जब आप कर रहे हो तो मुझे बताओ, क्या आपकी इमेज हमेशा सीधी ही है या उल्टी हो जा रही है? आप कहोगे वो हमेशा ही उल्टी है। वो सीधी नहीं है, वो हमेशा ही उल्टी है। तो ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है और हमेशा, सॉरी, हमेशा सीधी इमेज बनाता है, सॉरी सॉरी, हमेशा ही सीधी इमेज बनाता है। ऑलवेज ऑलवेज इरेक्ट इमेज। ये इसके पास केवल एक एक गुण है, ज्यादा गुण नहीं है। ये उल्टी इमेज नहीं बना सकता, इसके पास लिमिटेड गुण है। अच्छा जी, अब आप याद रखना कि जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमें आभासी ही होता है। जब ये हमेशा सीधी बनाएगा तो हमेशा ही आभासी भी बनाएगा, ये हमेशा आभासी ही बनाएगा। ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? हमेशा छोटा बनाएगा, हमेशा सीधा बनाएगा, और हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये इसका गुण है। ठीक है, तो जरा बताएं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है? सर पेन करके दिखा दीजिए। भाई मुझे नहीं पता आपको दिखेगा या नहीं, ये लो मैं तो दिखा दूंगा। ये है, और इसमें देखिए आप, मुझे लगता नहीं यार, क्योंकि पेन ही सामने आ जाएगी। देखिए पेन का हमेशा ही आगे कर लो पीछे कर लो, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, है ना? हमेशा सीधा, अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमेशा सीधा। ऐसा नहीं है कि उसको उल्टा कर देगा, नहीं, हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सही है भाई? तो एक बार बताइए कि भैया इतनी हमें समझ में बात आ गई है कि जो उत्तल दर्पण है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसके पास सीमित संख्या में गुण होते हैं, क्योंकि ये तो डायवर्जिंग मिरर है। ऐसे जुगाड़ से याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, अब आता है सबसे जरूरी बात, है कि इसका उपयोग कहां होता है, इस दर्पण का उपयोग कहां होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, जो वाहनों में साइड मिरर लगे होते हैं, जो वाहनों में साइड मिरर कहिए या रिव्यू मिरर भी इसको कहते हैं, या तो साइड मिरर कहिए या रियर व्यू मिरर, रियर व्यू यानी कि पीछे देखने का दर्पण, हिंदी में इसको पश्च दर्पण भी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आप कार चला रहे हैं तो आपकी चाहत क्या है, या बाइक चला रहे हैं, तो पीछे से आने वाले वाहन, पहली बात बताओ, उल्टे दिखने चाहिए या सीधे? यानी कि ऐसा तो नहीं है कि जब वाहन बहुत दूर हो तो उल्टा दिखे और नजदीक आए तो सीधा दिखे, शायद नहीं।
आप चाहेंगे कि वो चाहे हमसे दूर हो चाहे नजदीक हो, वो हमें हमेशा सीधा दिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा ये चाहोगे उसका आकार छोटा दिखना चाहिए। अगर मान लो वो जितना है उससे भी बड़ा दिखेगा तब तो दर्पण में समा ही नहीं पाएगा। और वाहन तो बहुत सारे हमें देखने हैं, तो आप चाहते हो छोटे छोटे दिखें जिससे कि बहुत सारे वाहन उसमें दिख सकें। तो इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में होता है, वाहनों के रियर व्यू मिरर में होता है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो समझ लो आपने दर्पण का सारा खेल खत्म कर दिया। अवतल दर्पण और अब आपके लिए हलवा है, बहुत आसान है। क्योंकि इसके अलावा पेपर में जितने भी उपयोग पूछे जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर का पूछा जाता हो, चाहे वो टॉर्च का पूछा जाता हो, चाहे वो मेकअप मिरर का पूछा जाता हो, चाहे वो नाई के यहाँ सलून में मिरर पूछा जाता हो, सारे के सारे अवतल दर्पण के हैं, सारे सारे कॉनकेव मिरर के हैं। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलो, बहुत मस्त पढ़ाते हो आप गुरुजी। 10th और 12th में सब ऊपर से चला जाता था। आभासी का मतलब देखिए होता है, वर्चुअल का मतलब होता है जैसे कोई इमेज बन ही ना रही हो। अब आप गहराई में मत जाइए, वो तब समझ में आता जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। बस आप एक बात प्लीज याद कर लीजिए, अगर मैं कहीं याद कराता हूं तो इसका मतलब मैं आपकी बहुत मेहनत बचा रहा हूं। कम से कम उसमें 2 दिन लग जाएंगे, हमें रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा 10th का याद आ रहा होता। एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों दिखता है भाई? ताकि अगर उस पे सीधा दिखेगा तो तुम्हें उल्टा दिखेगा, इसलिए पहले से उल्टा लिखा होता है ताकि तुम्हें सीधा दिखे। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गए, पुराने क्वेश्चन हो गए कि एम्बुलेंस एम्बुलेंस पे नहीं पूछे जाते अब ये सब। रियांश, अगर सब कुछ ठीक है तो नहीं होना चाहिए। निमिचंद पूछते हैं जिम में कौन से दर्पण होते हैं? देखिए, जिम में बहुत सारे जिम में तो प्लेन मिरर ही होते हैं, समतल दर्पण। लेकिन जो जिम वाले आपको चाहते हैं कि यार तुम थोड़े से हेल्दी दिखो, मोटे मोटे दिखो, तो वो क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारी इमेज का साइज बड़ा दिखे। अब बड़ा ये तो बना नहीं सकता, बड़ा कौन बनाता है? अवतल दर्पण। आगे समझेंगे उसको भी। तो जरा मुझे बताइए, आपको समझ में आ गया? चलिए अमन, बहुत सारा आभार। आप दीपक सर के जैसा पढ़ाते हैं, एकदम बारीकी से। लव यू, बहुत सारा प्यार। बाकी दीपक सर एक बहुत ही अच्छे और मतलब बहुत ही प्यार से समझाने वाले व्यक्ति हैं। ये चीज़ मैंने भी सीखी है उनसे। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको उत्तल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी। हम तो हैंड रिटन से काम चला लेंगे। हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सीधा कैसे हुआ भाई? सब सीधा ही तो है, कार उल्टी थोड़ी हो जा रही है। पार्श्विक उल्टा कह सकते हो उसको, उल्टा तो नहीं कहोगे। समझ गए भाई? उल्टे का मतलब क्या है कि कार ऐसे चल रही है तो ऐसे दिखनी चाहिए, उल्टा नहीं कहोगे। चलिए रविराज जी, बहुत सारा आभार। सही है, अब लगे हाथों अवतल दर्पण को भी खत्म करो कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए, मैं अवतल दर्पण को पीडीएफ में दिखाऊंगा आपको, आप आराम से नोट कर लेंगे। अब अवतल दर्पण कैसा था? आप कहोगे ये तो कन्वर्जिंग था, यानी कि ये लोगों को मिला रहा था। तो जो लोगों को कौन मिला सकता है? वो मिलाएगा जिसके पास बहुत सारे गुण हैं। अब गुण किस बात के देखने हैं? पहला तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार देखना है। तो आप एक काम करो कि जो चम्मच है ना, अब की बार उसके इस वाले सिरे में देखिए, तो आप पाएंगे कि अगर आप इसको नजदीक रखोगे तो आपकी नाक इतनी मोटी, इतनी बड़ी दिखाई देगी कि हो सकता है आपके उसमें आ भी नहीं रही हो। थोड़ा दूर करोगे तो आपका साइज सेम होना शुरू हो जाएगा, और पीछे करोगे तो आपका साइज लगभग आपके बराबर या छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अवतल दर्पण के पास बहुत सारे गुण हैं। ये हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, ये छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, और समान आकार का भी। अब देखिए, आप ये भी महसूस करेंगे कि जब चम्मच आपके नजदीक है, हो सकता है कि आपके हाथ से ना हो तो अपने किसी भाई बहन को दे देना और उससे पीछे करवाते रहना। शायद आप तो इतना ही कर सकते हो, इतने में नहीं दिखे, अपने भाई बहन से बोल देना, आप महसूस कर लेंगे कि अगर यहाँ पे आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो पीछे ले जाओगे तो ये उल्टा भी हो जाता है। प्रतिबिंब ये सीधा भी बना सकता है, उल्टा भी बना सकता है, ये आभासी भी बना सकता है, ये वास्तविक भी बना सकता है। इसके पास सारे गुण हैं, तमाम गुण हैं।
ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, तो अभी बस आपको इतना लिखना है। और ये तो पता ही है कन्वर्जिंग होते हैं, अंदर से दबे होते हैं। इस चीज को मत लिखना, अभी इस चीज को मैं आगे कवर कराऊंगा, है ना। ये गलती से आ गई है यहाँ पे, इस चीज को मत लिखना, इस चीज को मैं आगे कवर कराऊंगा। बस आप अभी इतना नोट कर लीजिए। अमलेश बहुत सारा आभार, आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेहनत करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो कंफ्यूज होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्लैरिटी लेके पढ़ो कि भैया उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण तो यार डायवर्जिंग है, ऐसे पढ़ो कि छोटे बच्चे को पढ़ा दो। उत्तल दर्पण तो बेकार है यार, लोगों को बिखेरता है, उसके पास तो कुछ ही गुण है। अच्छा, कहां से याद रखेंगे उसके गुणों को? याद रखो, वाहनों के साइड में लगा होता है, वहां से याद रखो। वहां प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है। ये तो सब तरह का बना सकता है, सीधा भी, उल्टा भी, समान आकार का भी, छोटा भी, बड़ा भी, आभासी भी, वास्तविक, सब तरह का बना सकता है। खत्म बात। क्योंकि ये लोगों को मिलाता है तो इसके पास बहुत सारे गुण हैं। ठीक है भैया, मैं माफ करूंगा, माफी चाहूंगा कि दूरबीन में कौन सा होता है, उसमें कौन सा होता है। दूरबीन में दर्पण नहीं होता मेरे लाल। दूरबीन में कोई, दूरबीन में भाई पार दिखता है, पार तुम देख रहे हो तो लेंस लगा होता है, और लेंस कौन सा लगा होता है वो आगे पढ़ेंगे। आप भैया ऐसे मत सोचो कि वहां कौन सा लगा होता है, यहां कौन सा। धीरे धीरे कवर करेंगे, पहले दर्पण पढ़ेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे, पहले मिरर फिर लेंस। ठीक है जी, तो आशा करूंगा कि आपको अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है इसके उपयोग। देखिए, एक तरीका तो है इसके उपयोग याद रखने का कि वाहनों में जो साइड देखने के लिए दर्पण इस्तेमाल होता है, उसके अलावा जितने सारे उपयोग हैं वो सब अवतल दर्पण के हैं। बस वो उत्तल है, यानी कि वो कॉन्वेक्स है, बाकी सब कॉनकेव ही लगा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो व्हीकल की हेडलाइट में, अब सुनो, वाहनों में दोनों तरह के दर्पण होते हैं। वाहनों के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। बस इतना याद रखो, हेडलाइट में अवतल दर्पण। शेविंग और मेकअप मिरर जो होते हैं, जैसे शेविंग में प्लेन मिरर भी यूज कर लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बट शेविंग को मतलब चेहरे को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। दीदी लोग मान लो आईब्रो सेट करेंगी तो भैया हो सकता है ऊंच नीच हो जाए, इस वजह से कौन सा दर्पण लेंगी जिससे कि बड़ा आकार दिखे, तो उसको क्या करते हैं, दर्पण नजदीक नजदीक लाते जाओ, आपके आईब्रो का आकार बड़ा दिखाता चला जाएगा। बस इतना सा इस्तेमाल है। टॉर्च में किस लिए होता है? अब टॉर्च में देखिए, सामने तो होता है लेंस जिसमें से रोशनी आर पार जाती है, उसमें पीछे की तरफ जो होता है ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो होता है। तो जिस कारण टॉर्च में क्यों लगा होता है, क्योंकि रोशनी ना बहुत सारी अंदर ही रह जाती है, उसे टकरा के बाहर भेज देगा ये। यहाँ भी कार की हेडलाइट में भी रोशनी बहुत सारी अंदर ही रह जाती है, उसे टकरा के बाहर ये भेजता है। साथ में देखें माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, तो सूक्ष्मदर्शी में भी ये लगा होता है। उसके बाद डॉक्टर जो दांत आपके देखने की कोशिश करते हैं वो भी इसी दर्पण से देखते हैं, क्योंकि आपको बड़े दांत दिखें, डॉक्टर को बड़े दांत आपके दिखाई दें। ठीक है जी, आशा करूंगा कि आपको आप तो बोल रहे हैं कि लाइट पार नहीं जाती है कॉनकेव मिरर में, तो प्रियांशु भैया मैंने कहा कह दिया कि लाइट पार जाती है? ये तो लेंस है भाई साहब, ये तो सामने लेंस है, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। तो कह रहा हूँ ये व्हाइट व्हाइट कलर का पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, परावर्तक जो लगा होता है, ये किस आकार का होता है ना जी। तो भैया जी, उत्तल और अवतल दर्पण मैंने बड़े ही आसान भाषा में कोशिश की है कि आपको समझ में आए। आशा करूंगा समझ में भी आए होंगे। एक बार रिवीजन कर लो फटाफट से। भाई साहब, उत्तल और अवतल दो होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स है। कॉनकेव किरणों को मिलाता है, बहुगुणी है, सारे गुण इसके पास हैं, बहुत सारे उपयोग हैं इसके। अगर बहुत सारे गुण हैं तो घर में काम के लिए बहुत सारे काम उसी को दिए जाते हैं जो समझदार हो। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ये लोगों को बिखेरता है, इसके पास सीमित मात्रा में गुण हैं। याद रखो, कार के दर्पण से, कार के दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। अवतल में सारे तरह की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? मैं आपसे पहली बात तो कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट पे जोड़ दो। मैं कह रहा हूं इससे 1000 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और मैं वादा करता हूं आप 1000 के हजारों के उत्तर दे आओगे। मैं यहीं खड़ा खड़ा 100 क्वेश्चन बना दूंगा भाई। मैं पूछूंगा कि बताइए डाइवर्जिंग कौन होता है, कन्वर्जिंग कौन होता है। मैं कहूंगा अंदर से दबे हुए को क्या कहते हैं, बाहर से दबे हुए को क्या कहते हैं। मैं पूछूंगा आभासी प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक कौन बना सकता है, सीधा कौन बना सकता है, उल्टा कौन बना सकता है, छोटा कौन बना सकता है, बड़ा कौन बना सकता है। मैं बताऊंगा आर और एफ में क्या रिलेशन होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आप उन पर जाइए ही मत। आप ये देखिए कि हाँ मेरी समझ में आ गया, अब मैं किसी भी तरह के प्रश्न का आंसर दे दूंगा। एक बात और आज कह रहा हूँ, याद रखना, मैं कल को अपनी इसी वीडियो को कट करके क्लास में सुनाऊंगा, बहुत जरूरी हो जाएगी। क्यों? लेंस पढ़ेंगे कल हम, एक घटना हमारी कंप्लीट है।
कल पढ़ेंगे लेंस यानी कि अपवर्तन, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन दर्पणों से संबंधित है, खत्म हो गई। दूसरी घटना अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन, जो कि लेंस से संबंधित है। भैया जी अगर आपने आज के पढ़े हुए को अच्छे से क्लियर कर लिया और समझ लिया तो कल बस उल्टा उल्टा करते जाना है। मैं कहूंगा उल्टा उल्टा करते जाओ, हर वो बच्चा उल्टा कर देगा जिसको सीधा आता होगा। भैया जिसको सीधा ही नहीं आता तो महान कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा उत्तल लेंस की बात चल रही है, उत्तल दर्पण की बात चल रही है। आज जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, अगर आप कल की क्लास को अच्छे से समझना चाहते हो तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना ही आना। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।